Hello dear students, today we are going to start our topic forfeiture of shares. तो forfeiture of shares क्या होता है? Cancellation of shares of a shareholder who fails to pay the amount due on allotment or any call within the specific time period is known as forfeiture of shares. शेयर्स को क्या है, कैंसिल कर दिया जाता है जो शेयर होल्डर के शेयर्स होते हैं जब वो अपना अलॉटमेंट वाला मनी या कोई भी कॉल जो फर्स्ट सेकंड या फाइनल कॉल है उसका मनी पे नहीं कर पाता स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसे हम कहेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सपोज एक शेयर होल्डर है ए, ठीक है, तो उसके पास क्या है 2000 शेयर्स हैं, ₹10 ईच। तो ये 10 क्या है, हम मान के चलते हैं कि जो अप्लीकेशन पे है वो है ₹4, जो अलॉटमेंट मनी है जो उसको पे करना है वो है ₹3, फर्स्ट कॉल जो उसे पे करनी है वो है ₹2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो होगी वो होगी ₹1। तो कंपनी ये शेयर्स इशू करने के बाद अप्लीकेशन मनी रिसीव करती है शेयर होल्डर से, ठीक है। मान के चलिए कि शेयर होल्डर्स ने ये पे कर दिया, जब अलॉटमेंट की बारी आई तो ये भी पे कर दिया, जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो क्या हुआ, कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो इस फर्स्ट कॉल को पे नहीं कर पाया। तो कंपनी बोलती है उसको कि हम तुम्हें कुछ टाइम देते हैं, तुम इसको पे कर देना, लेकिन उसने तब भी इसको पे नहीं किया। सेकंड और फाइनल की बारी आ गई पे करने की, तब कंपनी उसको शेयर होल्डर को बोलती है कि फ़र्स्ट कॉल के साथ साथ तुम्हें सेकंड और फाइनल कॉल को भी पे करना पड़ेगा, लेकिन उसने उसके बाद ये भी पे नहीं किया, ये भी पे नहीं किया। फिर कंपनी बोलती है कि हमें तुम्हें थोड़ा और टाइम पीरियड देते हैं, जो भी टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तुम इन कॉल्स को पे कर दो। लेकिन वो टाइम पीरियड जाने के बाद भी जब वो पे नहीं करता तो कंपनी क्या डिसाइड करती है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो शेयर होल्डर के शेयर्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे, मतलब शेयर्स को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर शेयर होल्डर के मन में आता है कि ये तो मैंने पे नहीं किए, लेकिन मैंने जो ये पे कर रखी हैं वो तो मैं अपना कंपनी से वापस ले सकता हूँ, लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि ये कॉल तो है ही नहीं, लेकिन जो तुमने पे किया है वो भी क्या है, कंपनी के अकाउंट में ही रहेगा, और इस मनी को क्या बोलेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट। तो क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में कि जो शेयर होल्डर है अगर वो एबल नहीं होता कॉल्स या अलॉटमेंट अमाउंट को पे करने में, तो उसके जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स की बुक में से उसका नाम हटा दिया जाता है और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है, और जो उसने एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे मनी पे कर रखा है पहले ही वो भी कंपनी के पास ही रह जाता है। सो इसमें यही सब है कि अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर कैन फॉरफिट द शेयर्स ओनली इफ़ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ फॉर द सेम। एक कंपनी और उसके डायरेक्टर्स शेयर्स को तभी फॉरफिट करेंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको अलाउ करेगा। इफ़ अ कंपनी वांट्स टू मेक द फॉरफीचर वैलिड, अगर कंपनी फॉरफीचर को वैलिड कर देती है कि ये वैलिड है, तभी क्या है, रूल्स को फॉलो किया जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। इफ़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट अबाउट द रूल्स ऑफ फॉरफीचर देन द कंपनी मस्ट गिव द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू पे द अमाउंट अनपेड ऑन हिज शेयर्स विद द एक्रूड इंटरेस्ट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस बारे में साइलेंट है तो फॉरफीचर के रूल्स क्या बोलते हैं कि कंपनी को शेयर होल्डर को कम से कम 14 days का टाइम देना चाहिए, उसको नोटिस भेजना चाहिए कि वो अपने अमाउंट को पे कर दे जो भी उसका रहता है, चाहे वो अलॉटमेंट पे हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड और फाइनल कॉल हो। फिर है बिसाइड्स द नोटिस मस्ट स्टेट इफ़ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट विद इन सर्टेन पीरियड हिज हर शेयर्स वर बी फॉरफिटेड। अगर नोटिस के बाद भी वो अपना जो मनी है वो पे नहीं कर पाता, अनपेड अमाउंट को पे नहीं कर पाता पीरियड के अकॉर्डिंग, तो क्या है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। हैंस डिस्पाइट सेंडिंग द नोटिस इफ़ द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट, तो ये क्या है, फॉरफिट हो जाएगा। रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है रेजोल्यूशंस को पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर एक बार अगर शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है तो उसके बाद क्या होगा, जो शेयर होल्डर का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी में रजिस्टर होता है मेंबर्स का, उससे उसका नाम हटा दिया जाएगा। ऑल्सो द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द डिफॉल्टर शुड शेयर होल्डर रिमेन्स विद द कंपनी, और जो अमाउंट उसने एप्लीकेशन पे या फिर अलॉटमेंट पे कर रखी है पहले वो भी कंपनी के साथ ही रहेगी। अब आगे है कि रूल्स क्या क्या होने चाहिए जब हम फॉरफीचर करते हैं शेयर्स का, तो इन अकॉर्डेंस विद द AO
ए। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, शेयर्स का फॉरफीचर होना चाहिए। द बेसिक कंडीशन क्या है वैलिड फॉरफीचर की, इट मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेंट, जो भी आर्टिकल्स में प्रोविजन है उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। एज पर रेगुलेशन 29 ऑफ टेबल ए, जो 29 जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली अगेंस्ट नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल और इंस्टॉलमेंट ऑफ अ कॉल। शेयर कब फॉरफिट हो सकता है, जब किसी कॉल की पेमेंट ना की हो, ठीक है। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में हाउ एवर लॉफुली इनकॉर्पोरेट एनी अदर ग्राउंड्स ऑफ फॉरफीचर। तो जो आर्टिकल्स है कंपनी के वो लॉफुली इनकॉर्पोरेट हैं, फॉरफीचर उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। बट इट कांट बी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अदर डेट्स, जो अलग डेट होते हैं उनके लिए क्या है ये वैलिड नहीं होता। डेट वुड अमाउंट टू अनऑथराइज्ड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। वो कौन सी अमाउंट है, जैसे अदर डेट में जो अनऑथराइज्ड रिडक्शन होता है शेयर कैपिटल में वो नहीं होगा। अगर ऑथराइज्ड रिडक्शन हो रहा है, शेयर्स की वजह से रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डेंस होगा। फिर सेकंड आता है हमारा प्रॉपर नोटिस। द सेकंड कंडीशन इज डेट बिफोर डिफॉल्टिंग द शेयर्स ऑफ अ मेंबर आर फॉरफिटेड अ प्रॉपर नोटिस टू डेट इफेक्ट मस्ट हैव बीन सर्व्ड। तो सेकंड कंडीशन ये होगी कि डिफ़ॉल्टिंग द शेयर, अगर हम शेयर्स को डिफ़ॉल्ट बताने से पहले एक मेंबर के, तो फॉरफिट करने से पहले उसको एक प्रॉपर नोटिस मिलना चाहिए। रेगुलेशन 30 ऑफ टेबल ए क्या प्रोवाइड करता है, एक नोटिस रिक्वायरिंग पेमेंट दैट ऑफ द अमाउंट ड्यू टुगेदर विद एनी इंटरेस्ट अकाउंट मस्ट बी सर्व्ड मेंशनिंग अ फर्दर डेट नॉट लेस देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। तो उसमें क्या होगा कि उसको कितनी पेमेंट पे करनी है, कितना उसका अमाउंट ड्यू है, इंटरेस्ट के साथ उसका अमाउंट कितना उसको पे करना पड़ेगा, और उसमें ये भी मेंशन होगा कि उसको किस डेट पर, किस डे पे अपनी पेमेंट को पे करना होगा, और मिनिमम 14 डेज उसको मिलने चाहिए पेमेंट से पहले। द पर्पज़ ऑफ द नोटिस इज़ टू गिव द शेयर होल्डर एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉल मनी, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो इसका पर्पज़ क्या होता है नोटिस का, कि शेयर होल्डर्स को अवेयर करना, उसको एक अपॉर्चुनिटी देना कि जो भी उसका अमाउंट ड्यू है, जो कॉल मनी पर या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे, तो वो पे कर सके। नेक्स्ट थर्ड है रिजोल्यूशन फॉर फॉरफीचर। इफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द नोटिस, द डायरेक्टर में पास अ रिजोल्यूशन फॉर फॉरफिटिंग द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर्स। अगर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर तब भी नोटिस के बाद भी अपना अमाउंट पे नहीं कर पाता स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो डायरेक्टर्स को एक रिजोल्यूशन पास करना होगा कि उसके जो शेयर्स हैं उनको फॉरफिट किया जाएगा। दस वी कैन से रिजोल्यूशन फॉर फॉरफीचर इज़ द थर्ड कंडीशन फॉर वैलिड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फॉरफीचर क्या है, थर्ड कंडीशन है। रिजोल्यूशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, या क्यों करते हैं, टू फाइंडिंग अ वे टू इम्प्रूव अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए रिजोल्यूशन पास ऑन होता है। फिर हमारा फोर्थ है पावर ऑफ फॉरफीचर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बोनाफाइड एंड इन गुड फेथ। द लास्ट कंडीशन क्या होगी वैलिड फॉरफीचर की, कि that the power to forfeit is in the nature of trust and must therefore be exercised bona fide and for the benefit of the company। जो फॉरफिट की पावर होगी वो क्या, किस नेचर की होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और बोनाफाइड मतलब रियल या फिर जेन्युइन होना चाहिए। द पावर कांट बी एक्सरसाइज सो दैट द शेयर होल्डर्स हु कैन पे देयर कॉल्स मे बी रिलीज फ्रॉम लाइबिलिटी मेयरली बिकॉज दे आर अनविलिंग टू पे। तो उनको कुछ टाइम मिलना चाहिए, पावर वहाँ एक्सरसाइज नहीं हो सकती कि जो कॉल पे नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या है, थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए। Thus, the power can't be used at the request of the shareholders to relieve him of liability। तो पावर कहाँ यूज़ नहीं होगी, शेयर होल्डर जब रिक्वेस्ट करेगा उसकी लाइबिलिटी को रिलीव करने के लिए। सच अ फॉरफीचर अमाउंट्स टू एन abuse of power to forfeit and is fraud on other shareholders। If shares are forfeited for this reason, the forfeiture is void and the shareholder continues to be responsible for the unpaid part of the issue price of shares। तो हर शेयर होल्डर को पहले वार्निंग मिलनी चाहिए और उसको हमेशा क्या है, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए मना कर रहा है इतनी वार्निंग देने के बाद भी, तो क्या है, इसका और शेयर होल्डर्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो और शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो उनका अनपेड पार्ट रहता है वो शेयर का पे कर दें। फिर आते हैं हमारे प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के। सो प्रोसीजर में सबसे पहले है प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर्स।
तो जब कॉल मनी की पेमेंट की लास्ट डेट ओवर हो जाती है तो सेक्रेटरी डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर्स को लिस्ट प्रिपेयर करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करता है कुछ एक्शंस लेने के लिए। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग सेक्रेटरी, फिर बोर्ड सेक्रेटरी को रिजोल्यूशन पास करता है और उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि जो डिफ़ॉल्टर पार्टीज़ हैं उनके पास कॉल रिमाइंडर सेंड किया जाए। उसके बाद सेंडिंग वार्निंग नोटिस टू शेयर होल्डर्स, तो सेक्रेटरी रिमाइंडिंग लेटर्स डिफ़ॉल्टर के पास लेटर्स को भिजवाता है। ये रिमाइंडर शेयर होल्डर को ये याद दिलाते हैं कि उन्होंने कॉल्स को अब तक पे नहीं किया है। उन्हें कुछ और टाइम पीरियड दिया जाता है और साथ ही उन्हें हिंट भी दिया जाता है कि अगर उन्होंने इस टाइम तक कॉल पे नहीं किया है तो उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा सकता है। फिर फोर्थ आता है सेंडिंग सेकेंड वार्निंग नोटिस। पहली वार्निंग के बाद भी जब डिफ़ॉल्टिंग मेंबर कॉल्स पे नहीं करते तो उसे सेकेंड वार्निंग नोटिस भेजा जाता है उनके रजिस्टर्ड पोस्ट पर। इस वार्निंग लेटर में डिफ़ॉल्टर्स को पेमेंट के लिए 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। उसके बाद है पासिंग अ रिजोल्यूशन फॉर फॉरफीचर। अगर नोटिस के बाद भी शेयर होल्डर पेमेंट करने में फेल होता है तो बोर्ड फॉर्मल रिजोल्यूशन पास करता है शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए। फिर है इंफॉर्मेशन दैट शेयर आर फॉरफिटेड। उसके बाद सेक्रेटरी डिफ़ॉल्टिंग पार्टीज़ के पास फॉर्मल नोटिस भेजता है कि उनके शेयर्स को फॉरफिट किया जा चुका है। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट एंड रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर के नेम को कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर दिया जाता है और जो फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट है उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं वो क्या है अकाउंट में ही रहते हैं जब तक वो री इशू ना हो जाए। फिर लास्ट है हमारा रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। लास्ट में कंपनी ऑथराइज्ड ऑफिसर कंपनी में जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो वेरीफाइड डिक्लेरेशन करता है रिटर्न में कि जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट हो चुके हैं और डेट मेंशन करता है उसी के साथ। ये डिक्लेरेशन कंपनी के लिए कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कि उनकी जनरल एंट्रीज़ क्या होती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज़ पढ़ेंगे अब हम। जनरल एंट्रीज़ हम कैसे पास ऑन करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो हमारी एक तो होती है पार वैल्यू पे, एक होती है हमारी प्रीमियम वैल्यू पे। और प्रीमियम वैल्यू में भी दो टाइप की एंट्रीज होंगी हमारी। वो क्या होती हैं, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो गया हो उसकी एंट्री होगी और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड उसकी एंट्रीज अलग से होंगी। सबसे पहले हम क्या है पार वैल्यू का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा, तो अगर हम पार वैल्यू की बात लेके चले तो हमने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल लिया था कि एक शेयर होल्डर है ए और उसके पास कितने 2000 शेयर्स हैं, कितने ₹10 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो था उसका वो कितना था, एप्लीकेशन मनी पर वो दे रहा था ₹4। अलॉटमेंट का जो मनी था वो था ₹3। फर्स्ट कॉल जो थी वो थी ₹2 पे और सेकंड और फाइनल कॉल जो थी वो थी ₹1 पे। ठीक है, पार वैल्यू में क्या है, प्रीमियम नहीं होता इस अमाउंट के साथ, जो फेस वैल्यू होती है वही होता है। ठीक है, तो जैसे इसने 4 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और सेकंड और फाइनल कॉल पे करना है। तो देखते हैं, व्हेन द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स आर फॉरफिटेड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जब फॉरफिट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के शेयर तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो भी क्या है, कम हो जाता है। द कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो क्या है, डेबिट हो जाता है बाय द अमाउंट ऑलरेडी कॉल्ड, जो भी अमाउंट पहले कॉल्ड हो चुका है, जो पे कर चुका है सो फार on forfeited shares. Amount of unpaid calls or allotment will be credited along with the amount already paid by defaulting shareholder. और जो पे नहीं हुआ है अमाउंट, जैसे अलॉटमेंट का रह गया या कुछ कॉल्स का रह गया, उसको हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और एक शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स। ये होता है
इसमें वो अमाउंट आएगा जो कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं इनटू जो कॉल्ड अप अमाउंट है हमारा, ठीक है। और ये क्या है, जो शेयर फॉरफीचर है, जो पे हो चुका है, जो शेयर होल्डर्स ने पहले एप्लीकेशन मनी या फिर अलॉटमेंट मनी पे किया होगा। शेयर अलॉटमेंट जो रह गया, यहाँ वो चीज़ें आएंगी जो पे नहीं कर रखी है पहले। फिर हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं आगे। होंडा लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। तो होंडा लिमिटेड ने अपने 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया एट द रेट ₹100 ईच पेबल, ठीक है। उसमें 20 जो था एप्लीकेशन अमाउंट पे था, 30 अलॉटमेंट का था, 20 फर्स्ट कॉल का, 30 सेकेंड और फाइनल कॉल का। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10,000 शेयर जो अप्लाई किए गए थे और जो अलॉट किए गए थे, तो ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर्स हेल्ड बाय द सुप्रिया। तो एक सुप्रिया क्या है, यहाँ शेयर होल्डर है, तो उसने क्या किया कि उसने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, लेकिन जो कॉल्स थी वो क्या है, उस पर 300 शेयर्स पे जो कॉल्स थी वो पे नहीं कर पाई। तो इन शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया। तो हमें यहाँ क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं हम कैसे होंगे। तो सबसे पहले एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, जो होंडा लिमिटेड है उसने कितने 10,000 शेयर्स को इशू किया है, ठीक है, 100 ईच है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगी, ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उसके लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन क्या है, रिसीव हुआ है, और वो भी कितने का है, 20 है ना। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो गया हमारे पास, 2 लाख। तो ये अमाउंट क्या आ जाएगा, 2 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हमारा हुआ है 10,000 शेयर्स एट द रेट 20 पर किया है ना हमने, 20 पर शेयर रिसीव्ड, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं कि ये जो शेयर एप्लीकेशन वाला जो मनी है इसको हम क्या है, ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो जो सेकंड एंट्री होगी वो हमारी हो जाएगी, जो ये शेयर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अकाउंट है, ये हो जाएगा डेबिट, और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो कितना अमाउंट रहा है हमारा, 2 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब उसके बाद अलॉटमेंट का टाइम आया कि शेयर होल्डर को क्या है, अलॉटमेंट पे करनी है, ठीक है। उसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, शेयर अलॉटमेंट का जो मनी है वो ड्यू होता है, ठीक है। तो ये मनी कितना ड्यू है हमारे पास, शेयर अलॉटमेंट के कितने हैं हमारे पास, ये है 30 अलॉटमेंट पे है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये 10,000 शेयर्स एट द रेट 3 लाख हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये सिर्फ एंट्री थी हमारी अलॉटमेंट ड्यू की, और वो भी कितने पे, 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़, जो अलॉटमेंट का रहा है ₹30, ठीक है, ड्यू हुई। अब जब हमें रिसीव हो जाएगा शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का अमाउंट, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है हमारे पास अमाउंट, 3 लाख, वो हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट भी उसने पे कर दिया, तो उसने क्या बोला है उसके बाद कि जो 20 है वो फर्स्ट कॉल पे, जो 30 है वो क्या है, फाइनल कॉल पे। लेकिन एक बात और बोली गई है यहाँ पर कि जो ऑल मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ बोथ कॉल्स, ये दोनों जो कॉल है लास्ट की वो क्या है, नहीं मिली है, ठीक है। जो एक डिफ़ॉल्टर है, एक जो शेयर होल्डर है सुप्रिया, उसने 300 शेयर्स पर कॉल नहीं दी है। तो इस पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू है उसकी एंट्री बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या है हमारी जो फर्स्ट कॉल ड्यू है,
फर्स्ट कॉल ड्यू है ना, और शेयर्स हमारे 10,000 हैं, और है कितने पे वो, फर्स्ट कॉल पे 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट आ गया फर्स्ट कॉल का, कि ये 2 लाख से ड्यू है अभी हमारी। अब आ जाओ, रिसीव करने का टाइम आ गया उसका। तो रिसीव की एंट्री हमारी क्या होगी, रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ ये देखो, उसने 300 शेयर्स जो है वो फॉरफिट हो चुके हैं, ठीक है। तो उन पे हमें क्या है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है। तो ये जो 300 शेयर्स हैं, ठीक है, 2 लाख हमारा अमाउंट रहा है, ठीक है। तो 2 लाख जो हमारे हैं उसमें से, तो 2 लाख तो ये अमाउंट हुआ हमारा, ठीक है। और जो 300 हमारे फॉरफिट है, उसका कितना अमाउंट बन जाएगा फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंग, जो हमारा ये है फर्स्ट कॉल का 20, 300 इंटू 20 6,000। तो 6,000 इसमें से क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, ये अमाउंट आ गया। तो यहाँ हम डालेंगे 1,94,000, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वाली एंट्री। फिर आगे चलते हैं, फर्स्ट कॉल भी हो चुकी है। अब आगे हम करेंगे किसकी बात, सेकंड, और जो हमारी फाइनल कॉल है वो 30 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वही ड्यू होगी कॉल। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो, इसको हमने क्या है, सेकंड और फाइनल कॉल को क्या किया है, ड्यू किया है। और शेयर्स हमारे 10,000 है कितने पे, 30। तो कितना आ गया हमारा यहाँ अमाउंट, 3 लाख, 3 लाख आ चुका है। अब इसने ये भी बोला है कि जो ये सेकंड और फाइनल कॉल है, इस पे भी क्या है, 300 शेयर्स फॉरफिटेड है। तो अब अगर हमें जब रिसीव करने की एंट्री होगी, तो उसमें हम सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट इसको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट क्या है हमारा, 3 लाख, ठीक है। फॉरफिटेड 300 शेयर्स हैं, और फाइनल और सेकंड और फाइनल का क्या है, 30। तो ये हो गया 9,000। 9,000 को इसमें से लेस कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ हमारा 19। तो हमारा अमाउंट यहाँ डलेगा 2,91,000, ठीक है। अब हमारी फाइनल एंट्री आएगी नीचे, क्योंकि हमारी सारी कॉल्स और अलॉटमेंट एप्लीकेशन की एंट्रीज हो चुकी हैं। अब जो हमारी फाइनली जनरल एंट्री है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो हमें क्या नहीं मिला, किसका अमाउंट पे नहीं हुआ, एक तो शेयर फर्स्ट कॉल का, ठीक है, और शेयर सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और जो भी अमाउंट पे हो रखा है वो आ जाएगा हमारा फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, या बोल सकते हैं जो भी बैलेंस बचेगा वो हम फॉरफीचर शेयर अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट ये बताया था कि इसमें क्या होता है, जो जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए हों, तो कितने किए गए हैं, 300, ठीक है। 300 इंटू 100 ईच, ये है, ठीक है। सो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा 30,000, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या अमाउंट आएगा हमारा, कितने हुए हैं 300, और अलॉटमेंट का कितना था 30। तो 300 इंटू 30, ये आ गया 9,000। शेयर सेकंड और फाइनल पे, तो इस पे आ जाएगा हमारा, नहीं फर्स्ट कॉल पे क्या था, 20 था, तो ये 20 होगा, तो ये होगा हमारा 6,000, ठीक है। जो फाइनल और सेकंड कॉल है वो कहाँ है, ये सेकंड और फाइनल कॉल पे हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। तो 300 फॉरफिट हुए थे, 30, ये हो गया 9,000। अब देखो 9 और 6 15,000, ठीक है। और ये टोटल डेबिट साइड क्या है, 30,000। तो यहाँ क्या बैलेंस बच जाएगा, फॉरफीचर का 15,000 अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा, ओके। और फॉरफीचर शेयर को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ देखो, जैसे 300 शेयर फॉरफिट हुए थे ना, हमारे 300 शेयर्स क्या थे, फॉरफिट थे, ठीक है।
एप्लीकेशन के पे कर रखे उसने 30 अलॉटमेंट के, तो क्या हो गए 50 हो गए टोटल, ठीक है। तो फोर फीचर में क्या है 300 इंटू 50 15,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड केस पर, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जो प्रीमियम पे इशू हुए हो, ठीक है। सो फोर फीचर ऑफ शेयर में हमने क्या, अब प्रीमियम का जो इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। पहला केस क्या था हमारा कि जो प्रीमियम है वो रिसीव्ड हो गया, और दूसरा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अगर हमें प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, इसमें मान के चलो हमारे 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, एक शेयर होल्डर के पास एट द रेट ₹10 ईच, ओके। तो इसमें ये जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एप्लीकेशन के होंगे हमारे पास सपोज ₹4, अलॉटमेंट के होंगे ₹3 + 2, ये जो 2 है ना ये क्या है प्रीमियम है, ठीक है। मतलब यहाँ जो 10 है वो 12 होगा, ठीक है। मतलब 2 का जो एक्स्ट्रा है वो क्या मिल रहा है, प्रीमियम है। फिर आती है हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या है, मान के चलते हैं फर्स्ट कॉल ₹2 की है, और जो हमारी सेकंड और फाइनल कॉल है वो है ₹1 की। तो ये हो गई 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो प्रीमियम में क्या है, अलॉटमेंट के साथ ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं जब प्रीमियम रिसीव्ड हो गया हो, मान के चलिए इस जो शेयर होल्डर है जिसके पास 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, ए बी कुछ भी लगा लीजिए, तो इसने एप्लीकेशन मनी क्या है पे कर दिया, ठीक है। अलॉटमेंट की बारी आई तो ये भी पे कर दिया। फर्स्ट कॉल नहीं पे कर पाया, सेकंड कॉल नहीं पे कर पाया, तो इस केस में क्या है, जनरल एंट्रीज में क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है वो किसके साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ है, तो वो रिसीव्ड हो चुका है। और अगर वो सेकंड केस में जो ये हम कब मानेंगे कि जब उसने एप्लीकेशन मनी पे किया लेकिन ये नहीं कर पाया, अलॉटमेंट ये भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया, तब हमारा ये वाला केस आएगा, ठीक है। तो प्रीमियम जो रिसीव्ड होगा हमें उसकी जो जनरल एंट्रीज होंगी वो सेम जैसे हमने पहले की थी, जो पार के केस में की थी ना वही होंगी, और जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है उसकी जनरल एंट्रीज अलग होंगी। चलो तो जनरल एंट्रीज देखते हैं कि कैसे होंगी। चलो इल्यूस्ट्रेशन से समझते हैं इसको, कि जो एक सुनैना है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, तो फेल टू पे मनी फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ऑन 1000 शेयर्स। तो उसने सेकंड और फाइनल कॉल क्या नहीं की, पे नहीं की, और जिसकी जो फेस वैल्यू थी वो क्या थी, ₹120 पर शेयर, ठीक है। तो 120 ये जो 20 है ये क्या है, यहाँ प्रीमियम है। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो 120 पे हुआ है तो वो क्या है, 20 का प्रीमियम है। और बात क्या कही गई है कि जो सेकेंड और फाइनल कॉल है सिर्फ वही उसने पे नहीं की, तो इसका मतलब हमारा क्या है, प्रीमियम जो है अलॉटमेंट मनी के साथ वो रिसीव्ड हो चुका है। तो ये जो पेमेंट है वो जो प्रीमियम है वो रिसीव्ड हो चुका है। तो उस केस में जनरल एंट्रीज हमारी क्या हो जाएगी, इसमें वो जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन सी कॉल रिसीव्ड नहीं हुई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई, फाइनल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये होगी जो हमने पार वैल्यू में किया था ना, वही एंट्रीज हैं ये, ठीक है। ये कब है, जब हमें प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैल्यूज़ के साथ एंटर करते हैं जनरल में। तो हमारी एंट्री यहाँ इस केस में, इस इलिस्ट्रेशन में बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब क्या क्या वैल्यूज़ डालेंगे, हमारे शेयर्स देखते हैं कितने हैं। इस केस में 1000 शेयर्स हैं और
100 पर शेयर, लेकिन 120 को हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो फेस वैल्यू है ना, शेयर कैपिटल जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा अमाउंट है, फेस वैल्यू है, उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 शेयर इंटू 100 टोटल शेयर्स आ जाएंगे यहाँ। तो यहाँ अमाउंट डलेगा 1 लाख का। ठीक है, फिर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसको लेके चलते हैं। तो कितने पे है ये, 20 पर। ठीक है, तो 20 और अमाउंट है तो 1000 शेयर 20, क्या आ गया यहाँ, 20,000 अमाउंट यहाँ डल जाएगा। अब बात आती है शेयर फॉर फीचर की। तो यहाँ से भी हम क्या देख सकते हैं कि 1 लाख डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड कितना लैक कर रहा है, 80,000 आना चाहिए। बाकी जो अमाउंट पे हो चुका है हमारा, जो उसने जैसे एप्लीकेशन दी होगी, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट की मनी दी होगी, और फर्स्ट कॉल भी नहीं है यहाँ, तो वो भी पे कर चुका है, तो उनके ऐड करके तब भी हम क्या है, फॉर फीचर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन फर्स्ट। अब देखो, जब प्रीमियम रिसीव्ड ना हुआ हो तो इसमें क्या बोला है कि सुनैना जो शेयर होल्डर है उसके पास 500 शेयर्स हैं। ठीक है, कितने के, एट द रेट ₹10 ईच। तो उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया जो कि 4 पर शेयर था। ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग क्या है, प्रीमियम है ₹2 का, और उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल जो ₹3 की थी वो भी पे नहीं की। तो उसके जो शेयर्स हैं वो क्या है, फॉरफिटेड कर दिए गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। तो गिव द जर्नल एंट्रीज। अब इसमें क्या केस है कि इसमें हो जाएंगी जनरल एंट्रीज जब हमारा प्रीमियम रिसीव्ड नहीं होता, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो शेयर कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जो कंपनी को है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ पर जो प्रीमियम है वो भी उनके हाथ से जा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, उसको भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। अब उसको क्या क्या नहीं मिला, उसको अलॉटमेंट मनी भी नहीं मिला, जो उसने पे नहीं कर रखा उसको हम क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात हो रही है ना, कि उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और लास्ट में हमारा बैलेंस बचता है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ओके, तो अब इसका हम वैल्यूज़ के साथ जनरल में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सेकंड पे आ जाइए, सेकंड इलस्ट्रेशन में। अब यहाँ क्या है, जो प्रीमियम है वो क्या है, रिसीव्ड नहीं हो रहा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी जो प्रीमियम है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट भी नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं आई। ठीक है, और हमारा फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो हमारे यहाँ शेयर क्या है, 500 शेयर ₹10 ईच। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500 इंटू 10 ₹5000 आ गई। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2 का प्रीमियम है ना, और शेयर्स कितने हैं हमारे, 500। ठीक है, तो सिर्फ इसको अलॉटमेंट के हिस्से को नहीं लेके चलेंगे हम कि कभी इसको ये इंक्लूड कर दो कि 4 + 2 6 और यहाँ पर दिखा दो, नहीं, सिर्फ प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को उठाएंगे यहाँ से, और 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये भी डेबिट में ही लिखा जाएगा, ₹1000। ठीक है, अब जो अलॉटमेंट का मनी है वो कितना होगा, अलॉटमेंट का 4 और प्रीमियम इंक्लूड था उसमें 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500, और इसको ही करेंगे अलॉटमेंट में। ठीक है, 500 इंटू 4 ये आ जाएगा 2000। फिर आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल के कितने हैं हमारे, 3। ठीक है, तो यहाँ 500 इंटू 3 ये हो जाएगा 1500। तो यहाँ क्या है, डेबिट साइड हमारे कितने बन रहे हैं, 6000। ठीक है, यहाँ हमारा कितना बन रहा है अमाउंट, ये बन जाएगा 3500। और इसमें से हम अगर इसको लेस करते हैं तो हमारा कितना बचा, ये बच जाएगा 2500। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गई जनरल एंट्रीज
यही ट्रीटमेंट है पार में और प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड में। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।